डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं एमपी ओपन बोर्ड हिंदी का एग्ज़ाम 16 दिसंबर का सॉल्यूशन इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से ज़्यादातर क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उनको ज़रूर पढ़िए। सभी के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना नहीं आता तो मैं बताता हूँ। जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं, जो वीडियो का नाम हमने दे रखा है, उस नाम पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपके सामने होगा और आपकी एमपी सॉस की जो प्लेलिस्ट है आपके सामने दिखाई देगी। उस पर क्लिक करेंगे तो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कर सकते हैं। पहला है आपका खालिस्तान भरना है, तो प्रतीक तथा बिंब खालिस्तान के पक्ष हैं, तो यहाँ आ जाएगा कला। और अगर हमसे कोई इसमें आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराने में मिस्टेक्स होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। दूसरा है हंसी एक साथ ही शरीर और मन को प्रसन्न करती है। ऑप्शंस मैंने लिख दिए हैं, इसलिए मैं पूरा क्वेश्चन के जो ऑप्शंस है वो नहीं पढ़ रहा हूँ। सरसी का अर्थ है तो ये है तलैया। इसके बाद में अधिकतर तो ऐसा क्रोध प्रतिकार के रूप में होता है, ठीक है। इसके बाद में समय का सदुपयोग सबसे बड़ी समझदारी है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन जो है, इसमें आपके ऑप्शंस चूज़ करने थे। तो सगुण भक्ति काव्य किस उपासना का काव्य है, तो इसका आंसर आ जाएगा राम और कृष्ण। दूसरे में आ जाइए ऑप्शन, संस्कार की प्रक्रिया में दो धाराओं का एक दूसरे में रूपांतरण होता है संस्कार की प्रक्रिया में, ठीक है। इसके बाद में चौथा ऑप्शन सही था। अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन में है, पूछा गया आपसे मौन कविता संबोधित है, तो प्रिय को संबोधित है ये। चौथा है सर्वप्रथम हिंदी गद्य का साहित्यिक रूप में विकास हुआ, तो वो भारतेंदु युग में हुआ था। इसके बाद में ईद ईद का चांद होना, ये तो आपने सभी ने कर दिया होगा। पहला ही क्वेश्चन आंसर सही है इसका, बहुत समय बाद दिखाई देना। हम नहीं बोलते, कोई मिल जाता है बहुत दिनों बाद, तो अरे ईद का चांद हो गया था। अब इसके बाद में सही जोड़ियाँ बनानी थी, तो सही जोड़ियों में आपके ऑप्शंस नहीं हैं इस क्वेश्चन में। जो ऑप्शंस हैं उनको हमने मैच कर दिया है। तो निर्गुण काव्य धारा जो है कबीर की है, क्रोध जो है एक उपन्यास है रामचंद्र शुक्ल की है, और रति का स्थायी भाव जो है वो श्रृंगार होता है। इसके अलावा जो और दो बचे हैं, इनके आंसर संचंद्र का पर्यायवाची नहीं है इसमें, और पद्माकर का भी इसमें कुछ भी दिया हुआ नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसको आराम से। मैंने देख लिया है इसको बहुत अच्छी तरीके से। तो आप अपने बोर्ड को इस क्वेश्चन के लिए, अगर जिसने अटेंड किया है, तो वो इसमें आप बोनस मार्क्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो सही सत्य सत्य बताना था। तो बसंत ऋतु में मादकता होती है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है नए एवं विविध शब्दों के प्रयोग से पत्र में सरलता पैदा होती है, तो नहीं, ये गलत है। उसके बाद में तीसरा, आँखें मानव देह रूपी घर के दो दरवाजे हैं, बिल्कुल सही बात है। चौथा, विचारात्मक निबंध कल्पना के सहारे लिखा जा सकता है, तो विचारात्मक जो है वो कल्पना के सहारे नहीं लिखा जा सकता है। उसके बाद में वाचल होने पर वह बुद्धिमान है, यह मिश्र वाक्य है, तो सही है। आपको अगर कोई आंसर गलत लगता है तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। रैदास ने, और ये भी बताएं कि इसमें आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। रैदास ने अपनी बुद्धि को चंचल क्यों कहा है, तो यहाँ पर इसका आंसर अभी नीचे दिखाऊंगा मैं। और इसी में अथवा पूछा गया है मीरा ने किसकी भक्ति की, तो पहला आपका क्वेश्चन कहाँ, पाँचवें का आंसर है रैदास ने बुद्धि को चंचल इसलिए कहा है कि यद्यपि आप सबके घट घट में निवास करने वाले हो, तब भी मैं अपनी इस चंचल बुद्धि के कारण आपको देख नहीं पाता। ये भगवान के लिए कह रहे रैदास। और अथवा में मीरा किसकी भक्ति करती है, तो वो कृष्ण की भक्ति करती है। अब आ जाती है छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन पूछा गया है, मनुष्य के पास काम क्रोध से मुक्ति पाने का एकमात्र रास्ता कौन सा है, अथवा में है कविता किसे कहते हैं। तो आ जाइए यहाँ पर छठे क्वेश्चन में। तो मनुष्य भक्ति का और ईश्वर से स्नेह प्रेम करके दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, तो वो उससे क्या हो जाएगा, उसका जो है काम क्रोध से वो मुक्त पा जाएगा और मुक्ति पा जाएगा। और कविता किसे कहते हैं, तो कविता भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन की भावना व्यक्त की जाती है। आंसर नंबर 6 आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, तो इसमें पूछा गया है आपसे हंसने खुश रहने से होने वाले किन्हीं 4 लाभों को लिखना है आपको, कोई भी 4। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, मुस्कुराने से शरीर में एंडोफिरिन हार्मोन रिलीज होता है, जो तनाव को कम करने के साथ साथ आपके मूड को भी रिलैक्स करता है। दूसरा हम लिख सकते हैं, दर्द को कम करने में हंसना मुस्कुराना काफ़ी फ़ायदेमंद है। तीसरा है, हंसी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। और चौथा है, ज़्यादा खुश रहने वाले व्यक्ति 7 साल अधिक जीते हैं जो लोग खुश नहीं रहते उनसे। तो 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वां जो है, इसकी बात करते हैं हम।
8वें क्वेश्चन की। तो 8वें में ये आपने इसमें और ऑप्शन भी है 7वें का, कुटज का उपदेश क्या है, इसको भी आप कर सकते थे। जितना हमें समय मिला उतना जल्दी हमने आंसर्स बनाए हैं। अब छठे के बाद में 7वां मैंने आपको बता दिया। 8वें क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, उसका आंसर। 8वां पूछा गया, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, पंक्ति का भाव पल्लन करना था। तो लेखक के अनुसार सॉरी, ये 9वां क्वेश्चन है। 8वां भी है, कुटज का भी मैंने दिया आंसर। कुटज का उपदेश क्या है, तो कुटज का उपदेश लेखक के अनुसार कुटज का वृक्ष जीता नहीं बल्कि यह सिद्ध कर देता है कि मनुष्य यदि जीने की लायक है तो वह किसी भी प्रकार की परिस्थितियों से सरलतापूर्वक निकल सकता है। इस प्रकार जीने में वह अपने आत्मसम्मान तथा गौरव दोनों की रक्षा करता है, किसी से सहायता नहीं लेता बल्कि साहसपूर्वक जीता है। तो ये 8वें का क्वेश्चन हो गया आंसर आपका। इसके बाद में आ जाइए 8वें का एक और ऑप्शन था, पुरानी पीढ़ी के लोग नई पीढ़ी को आगे क्यों नहीं आने देते। तो ये अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते थे, आप कैसे भी इसका आंसर आसानी से दे सकते थे। उनकी जो मानसिकता है वो जो है पुरानी है, वो लोग नहीं समझते हैं नए ज़माने को, इस तरह से आप लिख सकते थे। 9वां क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया आपसे, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इस कथन का जो है अर्थ आपको स्पष्ट करना था। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है का अर्थ यहाँ भी लिखा हुआ है। 9वां क्वेश्चन आपके सामने देख रहे हैं आप पेज पे ब्लैक कलर में। तो का अर्थ है कि जब जीवित रहने के लिए कुछ ज़रूरी हो जाता है तो मानव किसी भी तरह उसे प्राप्त करने के लिए जुट जाता है। इसका अर्थ यह है कि आवश्यकता हर नए आविष्कार और खोज के पीछे मुख्य आधार है। यह मुहावरा शताब्दियों से उपयोग में रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अथवा में, इसमें पूछा गया निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग लिखिए। तो मारा मारा फिरना यानी कि वह मतलब परेशान होना, तो वो आपका लिख सकते हैं आप, वह मजबूरी में मारा मारा फिरता रहा, या आप कोई भी वर्ड बना सकते हैं। चार चांद लगाना यानी कि महफिल में रंग जमा देना है, उसने महफिल में आकर के 4 चांद लगा दिए। या फिर मतलब खुशियाँ देना, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा करना। 9-2-11 होना यानी कि वह पुलिस को देखते ही 9-2-11 हो गए। इसमें आपको अर्थ नहीं बताना था, केवल आपको जो है मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग करना था इसमें। इसके बाद में चकमा देना, उसने पुलिस को आसानी से चकमा दे दिया। तो ये है आपके ऑप्शंस जो है हमने बना दिए। इसके बाद 10वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची आपको लिखने हैं। तो हमने बहुत सारे लिख दिए हैं यहाँ पे। रात का होता है रात्रि, रैन, रजनी, निशा। उसके बाद चंद्रमा का होता है चांद, चंद्र, हिमांशु, सुधांशु। माता का होता है जननी, माँ, अम्बा। और सोना का होता है स्वर्ण, कनक और कनक, कंचन और कनक। तो ये हैं इसके आंसर्स। इसके बाद आ जाइए, वाक्य शुद्ध करके लिखना था, कोई भी 2 लिखने थे, हमने चारों लिख दिए हैं। तो पहला है वह प्रतिदिन सवेरे के समय पढ़ता है। तो यहाँ लिखेंगे वो प्रतिदिन सुबह के समय पढ़ता है, या फिर आप कॉमा भी लगा सकते थे तो भी, वो प्रतिदिन कॉमा सुबह के समय पढ़ता है, यहाँ पे कॉमा भी लगा सकते थे। दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, कॉमा लगाना ज़्यादा बेस्ट है। दूसरा है पिता का पुत्र में विश्वास है। तो पिता को पुत्र पर विश्वास है, ये लिखना था आपको सही करके। कश्मीर की सौंदर्यता मनमोहक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कश्मीर का सौंदर्य मनमोहक है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका चौथा, उसका टांग टूट गया। तो उसको आप सही लिखेंगे, उसकी टांग टूट गई। अब आ जाइए 11वें क्वेश्चन पे। 11वें में जो पूछा गया है यमन अलंकार की परिभाषा और श्लेष अलंकार की परिभाषा। तो चलिए देखते हैं यमन और श्लेष को। तो यहाँ पे है यमन अलंकार, जिस काव्य में समान शब्द के अलग अलग अर्थों में आवर्ती हो यानी बार बार आते हों, वहाँ यमन अलंकार होता है। यानी जहाँ एक ही शब्द जितनी बार आए उतने ही अलग अलग अर्थ दे, तो उसको हम यमन अलंकार बोलते हैं। अथवा में श्लेष वाला पूछा गया था, श्लेष अलंकार का अर्थ। तो श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या मिला हुआ। जब एक शब्द से हमें विभिन्न अर्थ मिलते हों तो उस समय श्लेष अलंकार होता है। अर्थात जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है लेकिन उससे अर्थ कई निकलते हैं तो वह श्लेष अलंकार कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे। 12वां क्वेश्चन की बात करें तो 12वें में पूछा गया है रस की परिभाषा लिखिए। अथवा में है मुक्त छंद किसे कहते हैं ये बताना है। तो 12वें का आंसर देख लेते हैं। तो 12वें में है रस का परिभाषा। तो रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है, ये परिभाषा हो गई। उसके बाद में मुक्त छंद की बात हो रही थी। तो मुक्त छंद वो होता है जो छंद की भूमि में रहकर भी मुक्त होता है। यदि आसान भाषा में कहें तो मुक्त छंद कविता का वह रूप है जो किसी छंद विशेष के अनुसार नहीं रची जाती, ना ही तुकांत होती है। तो ये हो गया आपका 12वें का क्वेश्चन आंसर। अब 13वें को आंसर देखते हैं हम।
तो 13वां यहाँ पे है, भक्ति काल की दो प्रमुख धाराओं के नाम लिखिए। तो इन्होंने दो बोला था, हमने सारी लिख दी। तो ज्ञानाश्रयी शाखा है आपकी। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है प्रेमाश्रयी शाखा है, और कृष्णाश्रयी शाखा है, और रामाश्रयी शाखा है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में रीतिकाल लीन तीन मुख्य काव्य धाराओं के नाम लिखिए। तो रीतिबद्ध हो सकता है, रीति सिद्ध हो सकता है, और रीति मुक्त धारा, ये सारी धाराएं हैं जो हमने लिख दी। 13वें के दोनों आंसर हमने कंप्लीट कर दिए। अब 14 क्वेश्चन में है, मैं नीर भरी दुख की बदली कविता का कथन स्पष्ट कीजिए। अथवा में है, मुझे कदम कदम पर कविता की भाषा पर टिप्पणी कीजिए। तो हमने इसका आंसर यहाँ नीचे दिया है 14वें में। तो ये रहा, देखिए दोनों ऑप्शंस दे दिए हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली काव्य पाठ का शीर्षक है, काव्य पाठ, ठीक है, कविता का है। उपरोक्त पंक्ति में महादेवी जी ने प्रकृति के माध्यम से जीवन की वेदना, पीड़ा एवं नए जीवन के अंकुरण की कामना व्यक्त की है। कवित्री का कहना है कि क्षितिज के भ्रकुटी पर जो धूमिल घिरा हुआ है वह अविरल चिंता रूपी भार से व्यथित है। इस तरह से आपको जो है उसका लिखना था। उसके बाद में अथवा में पूछा गया था, मुझे कदम कदम पर वाला। तो मुझे कदम कदम पर कविता में बताया गया है कि चौराहे मिलना बहुत अच्छा है। ये रास्ते में संकट बनकर नहीं बल्कि विकल्प बनकर हमारे सामने आते हैं। हम यहीं फंस जाते हैं तो संकट नहीं बनते, वो चौराहे से हम कहीं भी जा सकते हैं। यानी हमारे समक्ष जितने रास्ते होंगे उतने ही विकल्प होंगे, और हम उसमें से जो भी विकल्प चुनेंगे वह अपने आप में अनेक अन्य विकल्प लिए हुए होगा। ये क्वेश्चन हो गया 14। अब 15 की बात करते हैं। काज पर छुए और काज सरे कछु और, रहीमन भंवर के भय नदी रिसावत मोर। तो ये वाला है। अथवा में भी है, चढ़ी रही धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई जयो जलती हुई भू, और गर्द चिंगी छा गई प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। तो ये है आपका इसका पाद्यांश की सप्रसंग व्याख्या जो आपको करनी है। तो इसके जो हमने व्याख्या नहीं की है, हमने जानबूझ के छोड़ दिया इसको कि आप लोग अपने हिसाब से लिखोगे। तो आप में से जो भी ऑप्शन आपके पास था, आप और ऑप्शन भी कर सकते थे और मेन ऑप्शन भी कर सकते थे। अब आ जाइए 16वें क्वेश्चन पे, सार संक्षेपण क्या है। तो और अथवा में है, शीर्षक से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इनको देख लेते हैं। संक्षेपण को। तो संक्षेपण का आशय है किसी अनुच्छेद परिच्छेद विस्तृत टिप्पणी अथवा प्रतिवेदन को संक्षिप्त कर देना। किसी बड़े पाठ, निबंध, लेख, शोध आदि में मुख्य विचारों, तर्कों आदि को लघु उत्तर आकार में प्रस्तुत करना सार संक्षेपण कहलाता है। ये हमने आपको 16वें क्वेश्चन का आंसर बताया है। अब आ जाते हैं 16वें का, और भी है, शीर्षक से आप क्या समझते हैं। तो ये भी आप लिख सकते थे। इसके बाद में 17वां है, शुद्ध लेखन से क्या अभिप्राय है, और अथवा में है, शब्द चयन से क्या अभिप्राय है। तो ये भी आप आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए शुद्ध लेखन का मतलब होता है कि आपको जो भी अपने व्याकरण संबंधी विचार हैं उसको शुद्धता से व्यक्त करना है, ताकि जो है आपको कोई भी त्रुटि ना हो पाए। इस तरह से आपको लिखना है, और उससे जो है आपको किसी भी संस्था को या किसी को जो आप लिख करके समझाना चाहते हैं उससे वो प्रभावित होगा। और अथवा में है, शब्द चयन से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर अभिप्राय ये है कि शब्दों का चयन बहुत ही विश्वसनीय और सटीक तरीके से होना चाहिए, जिससे कि आपका कोई भी जो शब्द किसी को आघात या मतलब उसको परेशानी ना करे, और उससे शब्दों से ही सारा मीन जो आप लिख रहे हैं उसका सारा अर्थ स्पष्ट हो सके। ये हो गया आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद 18वें क्वेश्चन के, निम्न गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। दो टूक बात यूं ही की जीवन वह है जो समय पर हिल भी ना सका। तो ये वाला है आपका 18वां क्वेश्चन। तो इसको भी हमने नहीं किया, इसको छोड़ दिया आपके लिए। इसका अथवा पार्ट भी है, इसको भी आप कर सकते थे, क्योंकि इसमें संदर्भ की सहित प्रसंग सहित व्याख्या करनी थी। ठीक है, और संदर्भ भी लिखना था। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाइए 19वें क्वेश्चन, खंड ख में। तो इसमें पूछा गया है, भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा क्या है। तो इसका पहले का आंसर है हिंदी है। आपको भी पता होगा, आपने सभी ने लिख दिया होगा। पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। इसको हम हिंदी में निजी
या व्यक्तिगत पत्र भी बोलते हैं और दूसरे को व्यावसायिक या कार्यालय पत्र भी बोलते हैं। तीसरा है सरकारी पत्राचार की परिभाषा की, सरकारी पत्राचार की भाषा की विशेषता बताइए। तो यहाँ देखिए नीचे की तरफ 19वें का 3 लिखा हुआ है। आंसर हमने ग्रीन कलर में और रेड कलर में पूरा आंसर दिया है। तो इसमें है सरकारी पत्रों की भाषा प्राय निश्चित शब्दावली, वाक्य विन्यास तथा विषय के अनुरूप शब्दों वाक्यांशों का प्रयोग किया जाता है। ये सरकारी पत्रों की खासियत होती है। ठीक है। उसके बाद में आपका प्रारूप क्या है, तो प्रारूप की बात करें तो 19वें का 4 जो है वह जिसे देखकर उसके अनुसार वैसा ही कुछ किया या बनाया जाए या किसी वस्तु, कार्य आदि को बनाने या करने से पहले तैयार की गई छोटी सी प्रकृति या आकृति जो हम प्रारूप बोलते हैं ना यार, थोड़ा सा वो कर लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं कि हम क्या करेंगे, तो वो प्रारूप होता है। उसके बाद में 5वां है टिप्पणी लेखन के कितने चरण होते हैं। तो यहाँ पर आ जाइए 19वें के 5वें क्वेश्चन का आंसर भी लिखा है हमने। इसके 2 चरण होते हैं, अधिकारी स्तर पर और सहायक स्तर पर 2 जो है आप टिप्पणी लेखन के चरण होते हैं। ठीक है, ये आंसर्स हो गए आपके। इसके बाद आ जाइए 20वें क्वेश्चन की तरफ। तो 20वां क्वेश्चन नीचे की तरफ है। 20वां है टिप्पणी और प्रारूप में क्या अंतर है। तो इसका आंसर है जो है राजभाषा किसी राज्य का, देश का, 1 मिनट। टिप्पणी और प्रारूप में हमने टिप्पणी के बारे में बात कर ली है, इसीलिए टिप्पणी बार बार आया तो टिप्पणी को मैंने नहीं लिखा। यहाँ पे राजभाषा किसे कहते हैं, इसका ऑप्शन में जो अथवा है इसका आंसर है राजभाषा किसी राज्य या देश की घोषित भाषा है जो कि सभी राजकीय प्रयोजनों में प्रयोग होती है। उदाहरणतः भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है। हर एक देश में अलग अलग जो स्टेट्स होते हैं उनकी अपनी अपनी एक जो है नॉर्मल भाषा होती है, देसी भाषा होती है, उसको उसका राजभाषा बोलते हैं। उसके बाद में 21वां जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, टिप्पणी और प्रारूप के अंतर जो है हमने बता दिया है आपको पहले भी, और बार बार आप आता रहेगा तो आप पढ़ सकते हैं, उसको दिखा दूंगा मैं। 21वां क्वेश्चन में कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग किन किन के बीच होता है, अथवा में कार्यालय आदेश का प्रयोग किस प्रयोजन से होता है। तो आ जाइए, कार्यालय आदेश का प्रयोग आंतरिक प्रशासन संबंधी आदेश जारी करने के लिए किया जाता है। ये है आपका 21वें का आंसर। 22वां जो क्वेश्चन पूछा गया है, फाइल के 2 भाग कौन कौन से होते हैं। तो फाइल के 2 भाग होते हैं, पत्राचार भाग और टिप्पणी भाग। ठीक है, ये 2 भाग होते हैं। अथवा में आया था टिप्पणी की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो 22वें का आंसर यहाँ पे लिखा है टिप्पणी की भाषा, देखिए ऊपर की तरफ 22वें का आंसर लिखा है, टिप्पणी की भाषा सरल और शुद्ध होनी चाहिए। टिप्पणी करते हुए यह अवश्य ध्यान रहे कि आपकी भाषा पूर्ण रूप से स्पष्ट हो। इसके बाद 23वां क्वेश्चन है पृष्ठांकन से क्या तात्पर्य है। तो आ जाइए, पृष्ठांकन का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई कागज अपने मूल रूप में भेजने वाले को लौटाना हो अथवा उसकी प्रति जानकारी, कार्यवाही, सूचनार्थ या आदेशार्थ के लिए अन्य विभाग, अधिकारी अथवा कार्यालय को भेजनी हो, तब पृष्ठांक का उपयोग करते हैं। ये रखा है आपके सामने 23वां। इसके बाद में 23वें का अथवा जो पूछा गया था, फाइल पर टिप्पणी क्यों लिखी जाती है। तो कार्यप्रणाली में विचाराधीन कागज या मामले के बारे में उसके निपटाव हेतु सुझाव या निर्णय देने के परिणाम स्वरूप फाइल पर टिप्पणी लिखी जाती है कि उसमें मतलब उस फाइल में क्या है और आप मतलब आपने क्या समझा, उसके ऊपर ये चीज़ें लिख दी जाती हैं। 23वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए 24वें क्वेश्चन पे। तो 24वां है कार्यालय में सार लेखन की आवश्यकता क्यों होती है, अथवा में कार्यालयीय पत्रों का सार तैयार करते समय क्या क्या सावधानियाँ जो है अपेक्षित होती हैं। तो चलिए 24वें क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। यहाँ पर कार्यालय में पत्रों, पहले का अथवा का बाद में देखेंगे, पहला देख लेते हैं ऊपर वाला। तो कार्यालयों में पत्रों एवं कभी कभी तो पूरी फाइल का सार लेखन प्रस्तुत किया जाता है जिससे पूरी फाइल को पढ़ने में उच्च अधिकारियों का समय बर्बाद ना हो। तो 24वें का ये ऊपर वाले का आंसर था, कार्यालय में सार लेखन की आवश्यकता। अथवा में है कार्यालय पत्रों का सार तैयार करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर है सार लिखते समय सबसे पहले मूल अनुच्छेद या विषय वस्तु को एक अधिक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। दूसरा है मूल अनुच्छेद को पढ़ने के बाद महत्वपूर्ण तथ्यों, बातों एवं तथा विचारों को रेखांकित कर लेना चाहिए जिससे हमें बार बार ढूंढना ना पड़े। और तीसरा है इसके बाद मूल में व्यक्त किए गए विचारों, भावों, तथ्यों को क्रमबद्ध कर लेना चाहिए। तो ये हो गया उनके जो स्टेप्स हैं, पूछे गए हैं कैसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए, तो ये बता दिया। 25वां है रिपोर्ट का सार लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अथवा में है पत्रों पर टिप्पणी कहाँ लिखी जाती है।
कहाँ की जाती है। तो 25वें का आंसर देखते हैं। 25वें का आंसर जो है, रिपोर्ट का सार लेखन के समय जो देने योग्य बातें हैं, यहाँ पर 7 बातें लिखी हैं। एक या दो अधिक बार पढ़कर मूल सामग्री को समझना चाहिए। सामग्री में आई व्याख्याओं, उदाहरणों और भावों को दोहराव को रेखांकित कर लेना चाहिए। तीसरा है, मूल भाव को अलग कागज पर लिखना चाहिए। चौथा है, मूल भाव और उससे संबंधित भावों के आधार पर विवरणात्मक एवं अन्य पुरुष शैली में मूल सामग्री से लगभग 1/3 आकार में सार संक्षेपण लिखना चाहिए या लिख लेना चाहिए। पांचवा है, आवश्यक होने पर मूल भाव के आधार पर सार संक्षेपण का शीर्षक लिखना चाहिए। और छठा है, लिखित सार को पढ़ना और देखना कि कहीं उसमें कोई मुख्य बात आने से रह तो नहीं गई। और सातवां, आवश्यक होने पर सार का संपादन करना। संपादन का अर्थ है कि सार में कोई मुख्य बात आने से रह गई हो तो उसे जोड़ना, यदि उसमें कोई दोहराव है तो उसे काटना और भाषा शैली का उपयुक्त व सरल बनाना। तो ये सब चीज़ें को हमें 25वें क्वेश्चन में जो इंक्लूड करना था। ठीक है, अब आ जाइए 25वें क्वेश्चन नीचे है, ये रहा। तो इसके बाद में ये आपका ग पार्ट का है, ये ऊपर वाला जो अलग पार्ट है, इसमें आपका ये रहा, रिपोर्ट का सार लिखते समय कौन सा है और पत्र पर टिप्पणी कहाँ की जाती है। तो ये मैंने एक ऑप्शन छोड़ दिया। अब ग पार्ट की बात करें तो ग पार्ट के आंसर्स देखते हैं। तो ग पार्ट के आंसर है, संचार माध्यम कौन कौन से हैं। तो मुद्रित माध्यम है और श्रुत्य माध्यम है और दृश्य श्रव्य माध्यम है। 3 माध्यम होते हैं, तीनों के नाम हमने लिख दिए। रेडियो की विविध भारती सेवा मुख्य रूप से किस प्रकार की सेवा है। तो विज्ञापन प्रसारण सेवा है ये। दूरदर्शन अन्य माध्यमों की तुलना में क्या है। तो ये दृश्य माध्यम है। और उसके बाद में आ जाइए, चौथी दुनिया किसे कहते हैं। तो चौथी दुनिया एक समाचार पत्र समूह है, ठीक है, इस उसे कहते हैं। और इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट सूचना तकनीक की सबसे बड़ी या सबसे आधुनिक प्रणाली है। ठीक है, एक एक नंबर के थे उसके आंसर ऐसे ही देने थे। 20वां जो क्वेश्चन है, संचार माध्यम किसे कहते हैं अथवा संपादक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं। तो इसका 20वें का ग खंड देखिए, खंड ग के 20वें में, संचार माध्यम से आज से है संदेश के प्रवाह में प्रयुक्त किए जाने वाले माध्यम। संचार माध्यम के मुख्य कार्य सूचना संग्रहण एवं प्रसार, सूचना विश्लेषण, सामाजिक मूल्य एवं ज्ञान का संक्षेपण तथा लोगों का मनोरंजन करना है। ये संचार का जो है कार्य पूछा गया था 20वें क्वेश्चन में, ये आपने देख लिया। अथवा में संपादन मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं, तो इसको हमने छोड़ दिया। इसके बाद आ जाइए 21वें क्वेश्चन पे जो नीचे की तरफ है। तो फैक्स मशीन क्या करती है। तो फैक्स मशीन एक ऐसा डिवाइस है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक सेंड करने के लिए किया जाता है, जिसे एक टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से भेजा जाता है। इस मशीन का प्रयोग एसटीडी टेलीफोन के साथ जोड़कर किया जाता है। इस मशीन की सहायता से आप किसी भी व्यक्ति को डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। इसी का अथवा जो पूछा गया, इसमें पूछा गया फीचर किसे कहते हैं। तो हिंदी में फीचर के लिए रूपक शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन फीचर के लिए हिंदी में प्राय फीचर ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। फीचर का सामान्य अर्थ होता है किसी प्रकार किसी प्रकरण संबंधी विषय पर प्रकाशित आलेख है, अर्थात फीचर किसी रोचक विषय पर मनोरंजक ढंग से लिखा गया विशिष्ट आलेख होता है। ये फीचर हो गया। अब आ जाइए 22वें क्वेश्चन पे। तो 22वां क्वेश्चन है, प्रेस विज्ञापन क्या है। तो प्रेस विज्ञापन वो प्राथमिक तरीका है जिससे आप अपनी कंपनी या फिर अपनी किसी भी चीज़ का समाचारों का मीडिया में संचार कर सकते हैं, ठीक है, इसका प्रचार कर सकते हैं। अथवा में आया है, विज्ञापन किसे कहते हैं। तो विज्ञापन विक्रय कला का एक नियंत्रित जनसंचार माध्यम है जिसके द्वारा उपभोक्ताओं को दृश्य एवं श्रव्य सूचना इस उद्देश्य से प्रदान की जाती है कि वो विज्ञापनकर्ता की इच्छा से विचार, सहमति, कार्य अथवा व्यवहार करने लगे। मतलब मैं जैसे बोलूँ कि ये बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, ये है, तो उसके हिसाब से वो आदमी खरीदने लगे, इस तरह का। तो विज्ञापन उसे कहते हैं। उसके बाद में इंटरनेट की कार्य प्रणाली समझाइए। 23वां जो क्वेश्चन है। तो इंटरनेट की जो 3 चरण होते हैं आपको पता ही होगा, इसीलिए मैंने इसका जो है आंसर यहाँ पे नहीं लिखा, मैं आपको बता देता हूँ। इंटरनेट जो है इसकी कार्यप्रणाली 3 चरणों में होती है। सबसे पहले जो है होता है आपका सर्वर, जो कि पूरे देश का अलग अलग अपनी अपनी जगह पे होता है। और इसका जो है सप्लाई जो है वो टीसीपी और आईपीसी से आईपी और टीसीपी से जो होती है उससे होती है। और लगभग 8 लाख मीटर की जो लाइन है उससे होती है। कहीं भी इसका सैटेलाइट नहीं है, सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट नहीं चलता है। इंटरनेट केवल जो है आपका ऑप्टिकल फाइबर लाइन से चलती है, उसी के द्वारा संचालित की जाती है। तो आप इस तरह से लिख सकते थे। संचार माध्यमों
में अनुवाद की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो संचार माध्यमों में अनुवाद की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि हर व्यक्ति विशेष अलग अलग समूह या अलग अलग राज्य से होते हैं, और वहाँ पर अगर हमें संचार माध्यमों को या फिर हमें अपनी बातों को स्पष्ट करना है तो हमें उनके भाषा में ही उनको समझाना होगा। तो इसीलिए हमें जो है इसका अनुवाद करना पड़ता है। जैसे हम देखते हैं इंग्लिश की मूवी हिंदी में डब करते हैं, या फिर आपकी राजस्थानी या फिर बंगाली या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ हिंदी में डब्ड होती हैं। तो ये रीज़न यही है इसका। ठीक है, आप समझ गए होंगे, आप लिख सकते हैं। उसके बाद 24वां क्वेश्चन भी ऐसा ही है। भेंटकर्ता किसे कहते हैं? तो आप जानते ही हैं, जो भेंट देने वाला होता है वो भेंटकर्ता कहलाता है। और इसके बारे में थोड़ा सा 2 लाइनें और लिख सकते हैं। पत्रकारिता क्या होती है? तो वीडियो पत्रकारिता जो होती है ये क्या होती है? दूरदर्शन पर अपने किसी के समक्ष जो है आमने सामने, मतलब समक्ष बैठ करके, और वहाँ पर जो है संपादन करना, और संचार माध्यमों के माध्यम से जो है हमें अपनी बातों को दूसरे तक पहुँचाना जो है वीडियो पत्रकारिता कहलाती है। आप इससे लिख सकते हैं। उसके बाद में रेडियो और दूरदर्शन की भाषा में क्या अंतर है? तो दोनों ही भाषा में अंतर है। क्या अंतर है? तो आपको बता देता हूँ। अंतर ये है कि रेडियो जो है उसके उसके जो भाषा होती हैं उसमें आपको बहुत ही शब्दों को चुन करके और समझ करके बोलना होता है, क्योंकि सामने वाला केवल जो श्रोता है वो केवल सुनता है, और सुनने से ही उसको सब कुछ समझ में आना चाहिए। जबकि दूरदर्शन की भाषा में ऐसा विकल्प नहीं है, क्योंकि उसमें चित्र के साथ साथ में भाषा का उपयोग किया जाता है। तो इन दोनों में ये अंतर आप लिख सकते हैं। ठीक है, अथवा में है भारत की मुख्य समाचार एजेंसियों के नाम लिखिए। तो बहुत सारी एजेंसियां हैं, मैंने सारी लिख डाली, जो कि हिंदुस्तान समाचार है, इंडियन न्यूज़ एजेंसी जिसको आईएनएस बोलते हैं, इंडियन न्यूज़ एंड फीचर्स एजेंसी ये भी है, और समाचार भारती ये भी है, और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई भी है। आपने सभी का नाम सुना भी होगा या शॉर्ट फॉर्म इनका देखा भी होगा। इसके बाद में आ जाइए 26वें क्वेश्चन पे। अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो चलिए, पहला है उक्त गद्यांश का सटीक शीर्षक लिखना था। तो इसको पढ़ने के बाद में सीधा सीधा शीर्षक इसका निकलता है आदर्श मानव। उसके बाद में सारांश लिखना था। तो सारांश भी हमने लिख दिया। मानव का उदारता रहित होना मानव के लिए लज्जाजनक नहीं अपितु अनुचित भी है। वास्तव में सच्चा मनुष्य वही है जिसके मन मानस में मानवता के प्रति संवेदना हो, वह प्रत्येक व्यक्ति का आदर करना जानता हो। बुद्धिहीन निर्धन व्यक्ति के प्रति भी उपेक्षा की भावना नहीं होनी चाहिए, अपितु उसको भी यथेष्ट सम्मान प्रदान करना चाहिए, या उसको भी जो है पूर्ण रूप से सम्मान प्रदान करना चाहिए। आप अपनी भाषा में लिख सकते थे, लेकिन सारांश ऐसा ही लिखना था। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया, यथार्थ मनुष्य किसे कहा गया है? तो इसका आंसर भी हमने उसी के नीचे लिखा है। यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करना जानता है। ठीक है, ये 26वां क्वेश्चन हो गया। अथवा में आ जाइए, 26वें का अथवा। तो यहाँ पर है निम्नलिखित को पढ़ करके आंसर देना था। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था उक्त पद्यांश का सटीक शीर्षक। तो इसका सटीक और सही शीर्षक जो है फसल होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था फसल पर किसका जादू चलता है? तो इसका देखिए तीसरे लाइन में लिखा है नदियों के पानी का जादू है। तो यहाँ पे नदियों के पानी का जादू जो है फसल पे चलता है। और तीसरा है इसका पंक्तियों का भाव जो है स्पष्ट करना है। तो आप सीधा सीधा मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, चाहे आप इतना भी लिख सकते थे तो भी कंप्लीट हो जाता। भाव जो है कवि के अनुसार फसल पर जो है नदियों के पानी का जादू चलता है। हाथों के स्पर्श की महिमा है, मिट्टी का गुणधर्म है, सूर्य के किरणों का तेज है, और हवा की थिरकन है। ये सभी कुछ इसमें शामिल है। तो ये हो गया आपका अथवा का आंसर। इसके बाद 27वां क्वेश्चन है, परीक्षा काल में लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध जो है इसका शिकायत पत्र लिखना है। तो इसका आंसर नीचे है, यहाँ पे हमने लिख दिया। देखिए 27वें का जो है ये आंसर है पूरा। सेवा में जिला महोदय, मैं अपनी मर्जी से बदरपुर, दिल्ली, महरौली कुछ भी डाल सकते थे, और इस तरह से आपको ये पूरा लिखना था। आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आराम से इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, समझ लेना, ताकि आपको आसानी हो जाए। इसके बाद में इसी का अथवा एक पोर्शन था जिसमें अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को टीसी के लिए यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए जो है आवेदन पत्र लिखना था। तो वो भी हमने यहाँ पे नीचे लिखा। अथवा देखिए जो सेवा और यहाँ पे विषय भी लिखा है स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र। तो यहाँ पर ये आपको पूरा लिख देना है, आपकी मर्जी है। आप इसमें जो अपने शब्द भी मिला सकते हैं, बाकी आपके सामने मैंने पूरा लिख दिया है। यही है आपका जो प्रार्थना पत्र। अब उसके बाद में नीचे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको बात करें। तो यहाँ पे नीचे जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका पूछा गया था, निम्न में से किसी पे भी 200 शब्दों के निबंध लिखने थे। मैंने बताया था आपको कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से ये सारे क्वेश्चंस ज़्यादातर आ रहे हैं। इसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस, लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से।
तो जल ही जीवन है उस पर भी लिख सकते थे, कंप्यूटर शिक्षा पे लिख सकते थे, नारी तेरी शक्ति अपार पे लिख सकते हैं, जीवन में खेलों का महत्व, ये सारे आ चुके हैं पहले भी। तो इनकी तैयारी करनी थी, इनके बारे में लिखना था। लेकिन मैं आपको बी पार्ट का जो है आंसर बताने वाला हूँ, रूपरेखा कैसी होनी चाहिए। तो एक दो के मैं रूपरेखा यहाँ पे दिखा देता हूँ। पर्यावरण प्रदूषण और जो है समाचार पत्रों का सामाजिक महत्व, इनके जो है इस तरह से आपको रूपरेखा बनानी थी। ये रहा रूपरेखा 28वें क्वेश्चन का। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे पहले प्रस्तावना, फिर पर्यावरण प्रदूषण से तात्पर्य, फिर उसके कारण, उसके बाद में पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार जो आप लिख सकते थे 4-5 होते हैं, लेकिन मैंने 3 ही दिखाए हैं, वायु प्रदूषण, जल और ध्वनि, और पांचवा है प्रदूषण निवारण या रोकथाम के उपाय, और लास्ट में उपसंहार। इसी तरह जो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है समाचार पत्रों का सामाजिक महत्व, तो इसकी भी प्रस्तावना, समाचार पत्रों की उपयुक्तता एवं महत्व, समाचार पत्रों की विभिन्न क्षेत्रों में भूमिका, समाचार पत्रों की व्यापकता, समाचार पत्रों से लाभ, समाचार पत्रों के दुरुपयोग से हानियाँ, और उपसंहार। तो ये है आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर। इंग्लिश का ऑलरेडी हमने डाल दिया है, उसकी भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। आपके धीरे धीरे सभी क्वेश्चन पेपर्स के जो हैं सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि जिस पेपर का सोल्यूशन नहीं है आपको चाहिए, तो वो पेपर हमारे पास आप सेंड कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी अपने आंसर्स मैच करें। कमेंट में सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए आपके कितने नंबर आए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।